अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आम इंसान शो आम टीवी पर। इस शो में हमारे को होस्ट हैं मोहतरम जनाब मुनीर हुसैन दुग्गल साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाइए कैसे है? मौसम कैसा है? बाकी मामलात ज़िंदगी कैसे हैं? मौसम तो गर्म हो चुका है। अब लोगों की गर्मी से चीखें निकल रही हैं। बाज़ारों में रश है, गर्मी की वजह से जो है वो दिन को कम होता है, जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो फिर 6 बजे के बाद लोग निकलना शुरू होते हैं। तो क्या टॉपिक है सर आपका आज का? मैं बिल्कुल जी, जिस तरह से गर्मी ने मुस्तकिल मिजाजी अपनाई हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इंसानों के अंदर मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर बात करें आज। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। मुस्तकिल मिज़ाजी जो है वो तकरीबन हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मुस्तकिल मिज़ाजी से करेंगे, उसे मुसलसल करते रहेंगे, तो वो काम हो जाएगा। शुरू-शुरू में ज़ाहिर है गलतियाँ होती हैं, फिर जब वक़्त के साथ-साथ इंसान आगे बढ़ता है, तो एक ही काम को, एक ही प्रैक्टिस को एक तरह से कर के उसके अंदर तजुर्बा आ जाता है, महारत हो जाती है और काम की जो खूबसूरती है, उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है और लोगों को वो काम पसंद आना शुरू हो जाता है और लोगों को ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, 50 साल से बिरयानी बनाया जा रहा है, तो इसकी बिरयानी यकीनन टेस्टी होगी। लेकिन जो बंदा एक दिन बिरयानी बनाएगा, दूसरे दिन बनाएगा, तीसरे दिन कुछ और बना लेगा, चौथे दिन और बना लेगा, 5वें दिन और बना लेगा, तो उसमें फिर मुस्तकिल मिज़ाजी नहीं रहती और लोग लोग डाउट में रहते हैं कि इसकी बनाई हुई चीज़ जो है ये पता नहीं सही है या नहीं है। ओवर टू यू। अच्छा, मैं राजा साहब थोड़ी-सी इससे ऊपर बात करना चाहता हूँ आपकी बात को बड़ा करते हुए, कि आम तौर पर ये जो आपने बात फरमाई है, ये इंडिविजुअल लेवल पे मुस्तकिल मिजाजी होती है और ये बड़ी अच्छी खूबी है इंसान की, कि इंसान जब मुस्तकिल मिजाज होता है तो उसकी अपनी एक इज्जत बढ़ती है माशरे के अंदर, घर के अंदर, दोस्तों के अंदर, ऑफिस के अंदर, उन लोगों के साथ जिनके साथ वो लेना देना करता है, यानी कि हर मामले में जिनसे इंटरेक्ट करता है, उनमें उनके अंदर भरोसा उसके ऊपर और खुद इत्मीदी जो होती है वो हाइट की डेवलप होती है। वो कहते हैं यार अगर उसने कह दिया है तो वो काम होगा। यानी वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है। इतनी उसकी चीज डेवलप हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ओवरनाइट नहीं आती, वो करके दिखाता है कि लंबे अरसे के लिए, और फिर लोग ये यकीन करने लगते हैं कि अगर फलां साहब ने ये बात की है तो फिर सच है। मैं इसको थोड़ा-सा बड़े लेवल के ऊपर भी डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ ये इनफरादी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे है, वहाँ ये मुल्कों की सतह पे भी होती है। मेरे ज़हन में एक बात ये आ रही थी कि हमारी हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, और जो अदारे हमारे नेशनल लेवल के कुछ काम कर रहे होते हैं, वो एक हुकूमत आती है तो एक काम शुरू हुआ हुआ होता है, वो उसको छोड़ देते हैं और अगली हुकूमत आती है, वो कोई नया काम उनको बता देते हैं, वो उस काम के ऊपर लग जाते हैं और कई दफ़ा वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हमें करना पड़ता है फॉलो। मुमकिन है ऐसा ही हो, वो ठीक कह रहे हों, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमतों का आना-जाना तो लगा रहता है, लेकिन जो लोग हमारे ऐसे लोग हैं जो R&D के साथ होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के साथ होते हैं, जिन्होंने बड़े प्रोजेक्ट करने होते हैं, उनको गवर्नमेंट किसी की भी हो उसके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है उसकी मुस्तकिल मज़ाजी के जो काम उन्होंने प्लान किया है 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, 25 ईयर के लिए कोई प्लानिंग वो कर रहे हैं, तो वो अदारा मुस्तकिल मज़ाजी से उसके ऊपर काम करता रहे। जैसा कि हमारे आस-पास के ममालिक के अंदर भी अगर आप देखें, तो वहाँ ऐसे ही होता है, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, उनके अपने कामों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से
हम अगर अपने मुल्क के अंदर इस बात का एनालिसिस करें तो वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे वो उनके हुक्म के गुलाम होते हैं, जो बादशाह सलामत आए उन्होंने कहा ये करना है तो ये करना है। दूसरा काम, दूसरा प्रोजेक्ट जो जितना भी शुरू हो चुका है उसके ऊपर कितनी भी लागत आ चुकी है, वो जब गवर्नमेंट बदलती है तो उसको ठप कर दिया जाता है, उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, मुल्क की सतह के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर भी कामों के अंदर एक मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की है। सियासत में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासत में तो मुस्तकिल मजाजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो सड़क बनाती है, दूसरी हुकूमत उसे पट-पुट के दोबारा जो है वो टेंडर कर देती है। और यकीन करें कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक शहर में जाते हैं, हर 6 महीने के बाद जो चौक है वो उसकी तरतीब बदली होती है। कभी यहाँ से काट दिया हुआ, कहीं थोड़ा आगे से दिया हुआ, कभी कहीं से दिया हुआ है। तो उसका नतीजा ये होता है कि हर दफ़ा ही हम परेशान होते हैं। ये सिर्फ़ एक इदारे का हाल नहीं है, ये सारे इदारों का तकरीबन यही हाल है। और पॉलिसियाँ जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि एक दफ़ा जब कोई चीज़ अप्रूव हो जाए, तो वो नीचे गवर्नमेंट लेवल से नीचे जो नीचे वाला महकमा है, जिसने परमानेंट रहना है, वो उसके पास आ जानी चाहिए और वो उस पे अमल दरामद कराए। और आने वाली हुकूमत जो है वो उसके इख्तियारात ही ना हों कि वो उसको अनडू कर सकें या उसको वहाँ रोक सकें या उसको वो उसमें कोई तब्दीली कर सकें। तो ये कोई इस तरह का सेटअप जो है या मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। तो इस पे जो दीगर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो सिविल इदारे हैं, बिज़नेस कॉर्पोरेशंस हैं, उनके अंदर जो है वो मुस्तकिल मज़ाजी का कितना रोल होता है ग्रोथ में उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है या उनकी तरक्की है या उनका ग्रो करना, बड़ा होना है ऑर्गनाइज़ेशन का एज़ ए होल, उसमें कितनी मुस्तकिल मज़ाजी का कितना रोल है? जी, बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि मुस्तकिल मज़ाजी सिर्फ़ इंडिविजुअल लेवल या मुल्की लेवल पे ही नहीं होती, बल्कि जो छोटे-बड़े अदारे इस मुल्क के अंदर कॉर्पोरेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे काम करने वाले होते हैं, अगर उनमें मुस्तकिल मज़ाजी है, तो लोगों के अंदर एक सेह बनती है उनकी। मसलन मैं बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट करने वाले सोसाइटीज़ को, प्राइवेट को जानता हूँ, कि उसमें अगर वो लोग कहते हैं अगर फलाँ बंदा इस डेवलपमेंट अदारे के अंदर है, इस सोसाइटी के अंदर है, तो हम फ़ौरन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो जब उनसे पूछा जाता है जी वो क्यों? तो वो कहते हैं जी उसने फलाँ-फलाँ पिछले जो प्रोजेक्ट किए थे, उसने टाइमली डिलीवर किए थे। या यहाँ तक कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी आई थी, तो उसके बावजूद उन्होंने उसकी डिलीवरी को मुमकिन बनाया था, चाहे कुछ देर के बाद हो। जबकि कुछ बहुत सारे ऐसे अदारे या कंपनी या सोसाइटीज़ हमारे आगे-पीछे काम करती हैं, उनमें से वो देखते हैं कि इनके स्पॉन्सर्स, इनके इन्वेस्टर्स, इनके मालिकान कौन हैं। तो इसमें से अगर वो फलाँ बंदा है, तो फिर हमने काम नहीं करना। क्योंकि उसकी हिस्ट्री ये है कि वो जिस प्रोजेक्ट में भी जाता है, वहाँ वो फ्रॉड करता है। वो लोगों को डिलीवर नहीं करता और अगर डिलीवर करता भी है तो बहुत लेट करके करता है, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत खराब हो चुकी होती है। तो ये चीज़ें इंसानी किस रवैये जो हैं, ये किसी भी लेवल के ऊपर हों, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हों, घरों में हों, रिश्तेदारियों के लेवल पे हों, ऑफ़िसेज़ में हों या ऑर्गनाइज़ेशन टू ऑर्गनाइज़ेशन जिसको हम बी टू बी या बी टू सी कहते हैं, दोनों सूरतों के अंदर उसकी अपनी एक वुकत होती है। और बिल्कुल इसी तरह से इसका दायरा आप बड़ा करते जाएँ, तो ये मुल्की सतह पे और फिर सब कॉन्टिनेंट की सतह पे लोग देखते हैं कि यार जो इस सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये बड़े कमिटेड होते हैं। जो ये कहते हैं, वो ये डिलीवर करते हैं। जबकि इस तरफ वाले जो लोग हैं, नहीं ये फ्रॉडी होते हैं, इनके ज़हन ही ऐसे हैं, इनकी सोच मुस्बत नहीं है। यानी हर स्टेज के ऊपर ये मैटर करता है। ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि जो ये
लोग इसका शिकार हो जाते हैं, उनमें ये आदत आ जाती है कि वो मुस्तकिल मज़ाज नहीं रहते। इसके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं? सर इसकी 2 रीज़न्स होती हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें कुछ तो इनहेरिटेड होती हैं। जो डेफ़िनेटली अपने पेरेंट्स से औलाद के अंदर आती हैं। अगर अब्बा जी का ये रिकॉर्ड है कि वो लोगों के साथ फ्रॉडियाँ करता आ रहा है, तो ये इसके मुमकिना चांस होते हैं जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि उसकी औलाद के अंदर ये जरासीम होते हैं ऐसा करने के। दूसरी जो बात है कि क्या अगर उसमें मनफ़ी रवैये आ चुके हैं, तो क्या उनकी दुरुस्तगी हो सकती है? तो बिल्कुल मुमकिन है, 100% और उस फ़ील्ड के आपका नाम भी राजा साहब है और आप वाक़ईतन उस फ़ील्ड के राजा हैं कि आप उसमें लोगों की ज़ेहन साज़ी करके इसको मनफ़ी सोच को मुस्बत में बदल सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। जैसे नेगेटिव चीज़ें इंसानों के अंदर आने के लिए इंसान जब 35 साल, 40 साल तक वो चीज़ें रिपीट करता रहता है, तो वो जाके पक्का फ्रॉडिया बनता है। और इसी तरह से अगर उसको अच्छे में कन्वर्ट करना है, तो फिर भी उसको डेफ़िनेटली 10, 15, 20 साल या अगर उसकी लर्निंग की, ऑब्ज़र्विंग की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो थोड़े से टाइम में भी अपने आप को रीस्टेट कर लेता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान पहले इसकी तशख़ीस करे कि ये कमी मुझ में है, ये गलती है मुझ में, या मैं गलत हूँ और फिर उस तरह के लोगों को ढूँढे जो उसको मनफ़ी से मुस्बत में बदलने वाले हों। मुझे इसमें एक शेर याद आ रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ी बहुत ही गलती हो गई, तो आप मुझे पता है बहुत लेवल के शायर हैं, तो आप इसको ज़रूर ठीक कर दीजिएगा। वो शेर पंजाबी का है कि अरे रस्ता रस्ता तू करना है, तेरे रस्ते विच वे वल यारा, वली ए वल कढा के वल हो गए। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਯਾਰਾ शाह मोहम्मद काम तेरे सारे हुस्न पर ये रब तेरे वाले यारा। तो यहाँ जितनी भी गुम्बन गिरियां हैं ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज हमारी जिंदगी में है। अगर तो हम उसकी तशखीस कर लेते हैं तो हम उसका इलाज कर सकते हैं और अगर हम जो है उसी पे फख्र कर रहे हैं या हमें पता ही नहीं है उनका तो फिर हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। अ, इसकी मैंने देखा है कि आपने इसका एक पहलू जो बयान किया है कि लोग ठीक नहीं होते, मतलब फेयर नहीं होते, अनफेयर लोग होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि फेयर लोग जो हैं वो भी ये एक आदत है जो रफ्ता-रफ्ता डेवलप होती है लोगों के अंदर और उसके पीछे उनकी शायद बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब होते हैं और जब वो ख्वाब उनको लगता है कि ये वाला ख्वाब पूरा नहीं होता, तो वो एक नया ख्वाब बना लेते हैं, हर दफ़ा एक नया गोल सेट कर लेते हैं अपनी लाइफ़ का। अब अगर कोई बंदा हर दफ़ा एक नया गोल सेट करेगा, तो उसका जो रिज़ल्ट है, वो ये निकलेगा कि वो हर दफ़ा नहीं कर सकेगा। जब वो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो फिर वो सोचता है और उसके पास और बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती, आगे चलने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि आगे जब चलना होता है, तो उसपे खर्चा हो रहा होता है, उसे बड़े-बड़े खर्चे नज़र आ रहे होते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते। वो कहता है कि अच्छा चलो ये दुकान तो अब बंद कर देना, पहला काम ये करे। और उसके बाद फिर वो कहता है कि अब अगली दफ़ा हमने समोसे बेचने हैं क्योंकि अब पकोड़े तो हमारे बिके नहीं, तो अब अगली दफ़ा वो समोसे बेचना शुरू कर देता है। अब समोसे बेचते-बेचते वो देखता है कि 6 महीने हो गए यार अभी तक इनमें से भी कुछ नहीं बना, तो फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं वो ठीक है। तो इस तरह से या उसको कोई मशवरा दे देता है एक मैंने ये भी देखा है कि अक्सर लोग जो हैं, वो मशवरे तो बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, मुफ़्त मशवरे हैं पाकिस्तान में, जिस मर्ज़ी चीज़ पे ले लें। तो कारोबार पे भी मशवरे मिलते हैं और लोग देख भी रहे होते हैं कि अच्छा वो फलाँ मेरा रिश्तेदार है, वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता था, आज उसने दुकान बना ली है, बेटी की शादी कर दी है, बच्चा पढ़ा लिया है, तो उसमें तो बहुत पैसे हैं।
تو اس کی ٹیکنیک نہیں آتی، آدھی سی بات سن کے کام شروع کر دیتے ہیں اور اس نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو رزلٹ نکلتا ہے وہ بھی نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کامیابی نہیں ملتی، اور جب بار بار ان کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ بار بار اپنا پروفیشن چینج کرتے ہیں یا اپنی پروڈکٹ چینج کرتے ہیں، تو اس سے ان کے کاروبار کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے، اور لوگ ان پہ پھر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ مارکیٹ کے اندر جو ایک وہار بنتا ہے انسان کا، جس کو ہمارے یہاں وہار کہتے ہیں، وہ نہیں بن پاتا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ڈیمیج کرتی ہے اوورآل انسان۔ سوشل ریلیشنز جو ہیں وہ نہیں بنتے، لوگوں کا جو جس کو ہم ٹرسٹ کیپٹل کہتے ہیں وہ نہیں بن پاتا۔ جی، بالکل آپ نے کہا کہ زبردست آپ نے یہ بات کی، جو وہار ہے یہ وقار ہے۔ اگر اس کا وہار نہیں تو اس کا کوئی وقار نہیں بنتا، اور یقیناً یہ وقار جو ہے یہ ان کی خراب ہونے کی وجہ انکمپلیٹ کام ہے۔ جو کام اس نے شروع کیے ہیں اس نے ان کو پایا تکمیل کو نہیں پہنچایا، اور وہ چھوڑ کے دوسرے کام پہ چلا گیا ہے، تو اس میں اس کو فائدہ نہیں ہوتا، مالی استحکام نہیں آتا، کیونکہ اس نے جو کام بھی شروع کیا تھا اس کے اوپر ایک سرٹن لاگت آئی تھی اس کی، اور پھر اس کو کسی نے مشورہ دینے والے نے کہا کہ نہیں یہ کام تو اچھا نہیں ہے، اور آپ فلاں کام کر لو۔ تو جب وہ کام کو چھوڑتا ہے تو اس کو کچھ لاسز اٹھانے پڑتے ہیں اس کے انگیسٹ۔ میری آج ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ میٹنگ تھی، تو میں اس کے ریسیویبلز دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کروڑوں میں کوئی 12 14 15 کروڑ کے قریب اس کے وہ ریسیویبل تھے جو آ نہیں رہے تھے، بلکہ اس میں ہوتا کیا تھا کہ کچھ سپلائی چلی جاتی تھی اور کچھ اس کا پے بیک ہو جاتا تھا، تو وہ سرٹن اماؤنٹ جو تھی وہ اس کے پاس ہی رہتی، 2 4 10 20 لوگ جو بھی اس نے مارکیٹ کے تھے ان کو وہ پیسہ لگایا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ اس کا نیچے لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ سوال کیا، میں نے کہا جی کہ یہ پیسہ آپ کبھی ان سے لے سکیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ پیسہ لے نہیں سکوں گا، لیکن میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں ان کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ اگر میں نے کسی ان میں سے ایک پارٹی کو بھی چھوڑا تو وہ جو میرا اس کے فرض فرق، وہ اس پارٹی ایک کی طرف میرا 50 ملین پڑا ہوا ہے، 5 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، تو میں اس کو اب وہ چھوڑ رہا ہوں، تو وہ اگر بہت اچھا آدمی بھی ہوگا نا تو وہ 5 لاکھ روپے منتھلی میری انسٹالمنٹ لگا دے گا، یہ بہت اچھے کا حال ہوگا۔ اور اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ 50,000 لاکھ بھی انسٹالمنٹ اس کی میری لگا سکتا ہے۔ تو وہ سوچئے کہ کب تک وہ پیسہ مجھے واپس آئے گا، اگر پوری ایمانداری سے مجھے واپس بھی کرتا رہے وہ۔ اب بات کیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر وہ اس کے وارے کیارے کے اوپر چل رہا ہے اور اپنی ایک سرٹن انویسٹمنٹ کو لگا رہا ہے۔ اگر اس نے وہ کام چھوڑ دیا، کنسسٹنسی نہ دکھائی، اس نے اس کی مستقل مزاجی نہ دکھائی، تو سوچئے کہ اس والیوم کا کیا کرے گا، جو اتنا بڑا والیوم اس کا لوگوں کی طرف سٹک ہوا ہے۔ زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کے کام کوئی بھی کسی بھی لیول کے اوپر، میں نے تھوڑے بڑے لیول کی بات آپ سے شیئر کر لی ہے، تو کام کو جو بار بار چینج کرنا ہے پایا تکمیل کو پہنچائے بغیر، ان بیٹوین رستے میں، تو وہ کسی بھی طرح سے مفید نہیں ہوتا اس کے لیے۔ یہ نہیں ہوتا، ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے وہ سوچ رکھا ہے کہ میں نے فراڈ ہی کرنا ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، کام کو نہیں کرنا اور لے کے بھاگنا ہے، تو ممکن ہے 1 2 دفعہ اس کا داؤ لگ جائے ایسا، لیکن وہ بھی لانگ ٹرم پروسیس تو نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ کچھ فیکٹر میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور ان فیکٹرز کی وجہ سے اس کو اپنا کام یا کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ بدلنا پڑتا ہے۔ اس میں کچھ فیکٹرز تو یہ ہیں کہ اب شادی ہونے سے پہلے بندہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے، اور شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جب دو ذہن آپس میں ملتے ہیں تو بیگم کا اور ذہن ہوتا ہے، ہسبینڈ کا اور ذہن ہوتا ہے، وہ دونوں مل کے جب مشورہ کرتے ہیں
تو اس کے نتیجے میں اس کا کام جو ہے وہ بدل جاتا ہے، یا سم ٹائم یہ ہے کہ سسرال کی طرف سے لوگوں کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے، اور وہ اپنے کام کو وہ کہتے ہیں کہ اس کام میں اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کو سپورٹ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سسرال کا جو کام ہے وہ آلریڈی کوئی اور بزنس وہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے سکسیسفلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بندہ ادھر ہے، شادی ہو گئی اس کی، تو اب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ سکسیسفل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کام میں آپ پارٹنر بن جائیں، یا ہمیں جوائن کر لیں، یا ہمارے پاس جاب ہی کر لیں، تو وہ سوئچ کرتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایکسٹرنل فیکٹر ایسے ہیں جو انسان کے ڈیسیژنز کو چینج کر دیتے ہیں۔ نیچرل کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، جیسے آپ آگ لگ گئی، آپ دکان ہے، آپ آگ لگ گئی، وہ جل گئی، اب آپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کے، تو آپ چینج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے، آپ بینکرپٹ ہو گئے، آپ نے لون لیا، وہ نہیں فل کر سکے پے، تو اس سے بھی آپ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایکسٹرنلی آپ کے بزنس پہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، دکان کرائے کی ہے، مالک نے خالی کرا لی، اس طرح کے بہت سارے کسی محکمے کے ساتھ آپ کا ایسی انبن ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ریسٹورینٹ نہیں چلنے دیں گے، اور وہ نہیں چلنے دیتے، پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیکٹر جو ہیں یہ بھی ہیں، اس میں صرف انسان کی ذاتی جو کاوش ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے ہیں فیکٹرز جن کی وجہ سے بھی انسان کی جو پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور جب اس کی پرفارمنس لو ہو جاتی ہے کسی پریشر کی وجہ سے، کسی النس کی وجہ سے، کسی مائنڈ سیٹ کے پرابلم کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے۔ جی راج صاحب، میں آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے بتاؤں، کئی دفعہ سوسائٹی جو ہے ہماری یہ بھی بڑا ظلم کرتی ہے، کچھ کاموں کو بے وجہ یہ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی کام جو حلال ہے اس میں کسی کا زیادتی نہیں، ظلم نہیں ہوتا، کسی کا پیسہ کھایا نہیں جاتا، مارا نہیں جاتا، وہ کام جائز ہے، اور وہ موسٹلی وہ کام پروفیٹیبل ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یا ریلیٹیو ایسا آ کے کہہ دیتے ہیں جی کہ نہیں جی یہ کام آپ نہیں کر سکتے، اس طرح سے ہم ڈاؤن گریڈ ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے بہت اچھے ایک صاحب جاننے والے ہیں، وہ لاہور میں بڑے مشہور چنے بیچتے ہیں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے اوپر، اور ہم کبھی کبھی ان سے چنے کھانے بھی جایا کرتے ہیں۔ تو ویسے وہ میجر ہیں، فوج میں رہے ہوئے ہیں، کرسا انہوں نے سرو کیا ہوا ہے، لیکن وہ خود دیگچے میں بیٹھ کے چنے بیچتے ہیں۔ تو ہماری ان سے زیادہ دوستی ہوئی، جب گپ شپ ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئی، آپ میجر ہیں اور آپ کہاں چنے بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آئی پرابلم ایک دفعہ، وہ یہ کہ میرے بچے بڑے ہو گئے اور ان کی شادی کرنی تھی، تو میں نے 2-3 جگہ کے اوپر بچے کی انگیجمنٹ کی، لیکن ہمیں وہاں پرابلم آئی۔ تو ایک بار ایک فیملی آئی، انہوں نے کہا کہ میجر صاحب آپ ہمیں بہت پسند ہیں، اور ہم نے آپ کی رپیوٹ بڑی اچھی سنی ہے آپ کے بارے میں، اور پرابلم ایک ہے، اگر وہ آپ سن لیں سمجھ لیں تو پھر ہماری آپ سے رشتہ داری ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ وہ کہنے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ نان چنے کا کام کرتے ہیں اور ہمارا ایک سٹیٹس ہے، تو ہمیں کوئی آپ کے کہے کہ آپ کے سمدھی یا آپ کے دماد نان چنے کا کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں بارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کوئی دکان لیں اور وہاں جن بچے کی شادی ہماری طرف کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ گارمنٹس کا بزنس کرا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں بالکل ایک دکان لی اور میں نے گارمنٹ کا بزنس کیا، اس سے ہم نے کچھ نہیں کمایا، وہ ہمارا کام بھی نہیں چلا، لیکن میں نے وہ کر کے دکھا کے بچے کی شادی ضرور کی، اور اس کے بعد پھر ہم کنسنٹریٹ باپ بیٹا اپنے بزنس کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے، ہماری کنسسٹنسی کو، مستقل مزاجی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حالانکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بزنس والا ہے اس کو لاس کم آتا ہے اور کنسسٹنسلی وہ پروفٹ کما رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ادارے
जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, वो दिखने में बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े-बड़े लॉसेस कर रहे होते हैं। तो क्या वो छोटा बिज़नेस अच्छा नहीं है? वो जिसमें आपको प्रॉफ़िट आ रहा हो, नुकसान ना आ रहा हो, तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान करना चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमारी मुस्तकिल मज़ाजी को ये ऐसे फैक्टर तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही पत्ते की बात जिसे कहते हैं ना, आपने वो की है और मैं इसे सेकंड करूँगा और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सोसाइटी, अपने प्यारे-प्यारे पाकिस्तानी बहन-भाइयों और उन तमाम इंसानों को जो कहीं भी रहते हैं और हमारे शो को सुनते हैं अ, जैसे अभी एक हमारे दोस्त हैं प्राविन पटेल साहब, ये कनाडा में हैं और इंडिया से इनका ताल्लुक है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये हमें सुन रहे हैं, इन्होंने मैसेज किया है। तो हम आपको नमस्ते कहते हैं, सलाम कहते हैं और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, जो भी है आपके पास टाइम। सलामत रहें, खुश रहें। तो दोस्तों बात ये है कि हमारे जो रवैये हैं, वो इंसानों के ऊपर इस हद तक सम टाइम असर-अंदाज़ होते हैं कि हमें अपने फैसले बदलने पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे तुर्श रवैये हमारे फैसलों को बदल देते हैं और बाज़ औक़ात हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारा ख़लूस हमारे फैसलों को बदल देता है। तो ये दोनों रवैये जो हैं वो फैसलों पर असर-अंदाज़ होते हैं। अगर आप किसी को तंज़न कोई बात कर रहे हैं, तो वो भी उसके दिल पे असर कर सकती है और आप अगर मोहब्बत से किसी को कुछ समझा दें, तो वो भी बात जो है, वो इंसान के दिल पे असर कर सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम लोगों से मोहब्बत करें और मोहब्बत में जो तब्दीली आएगी, वो मुस्बत तब्दीली आएगी और तंज़ से भी सम टाइम मुस्बत आती है, सम टाइम मनफ़ी तब्दीली भी आ जाती है। तो हमें अपने रवैये बेहतर करने चाहिए, लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ने में मदद देनी चाहिए और किसी की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए कि उसकी हौसला शिकनी जब आप करेंगे, तो वो पहले ही टूटा हुआ होता है, वो पहले ही थका हुआ होता है। वो पहले ही दिल बर्दाश्ता होता है और जब आप एक जुमला ऐसा बोल देते हैं जो उस सारे जलती पर तेल का काम करता है और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और किसी का चलता हुआ कारोबार, किसी का बना-बनाया खेल तबाह हो सकता है। इसके साथ ही मुझे राजा पाकिस्तानी को और मुनीर हुसैन दुग्गर साहब को आज के शो से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर इसी टाइम पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख़्याल रखिए। रब रखा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।